अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उसामा रियाज़ है और आप सब गूगल्स लाइसियम का सेशन अटेंड कर रहे हैं। आज हमने अनाउंस किया था कि हम 3 फ्री क्लासेस जो है वो सबके साथ शेयर करेंगे। और आज हमारी पहली फ्री क्लास है। क्या आप सबको मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है? काइंडली चैट के अंदर सब लोग बता दें। आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है सबको? जी ठीक है। तो अभी हम जूम ऐप के ऊपर जो है वो पहली क्लास कंडक्ट कर रहे हैं। और जूम के ऊपर जो है हमारी पहली क्लास जो है वो हो रही है। ठीक है। तो जूम के ऊपर सब लोग जो है वो क्लास ले रहे हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको जो मोबाइल नंबर शो हो रहा है ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक हमारा व्हाट्सएप नंबर सेव नहीं किया तो वो काइंडली वो हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है वो सेव कर ले। ठीक है। और हमें अपना नाम अपनी डिग्री लिख के मैसेज कर दे ताकि हम उसको उसकी डिग्री रेलिवेंट ग्रुप के अंदर ऐड कर दें और उसको तमाम गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट्स वगैरह मिलती रहें। ठीक है। देखें, आज डेट है 15 अगस्त 2025 और आज की तारीख में बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो आई हुई हैं। अगर पीपीएससी की वेबसाइट आप लोग खोल के देखें तो आज की डेट में असिस्टेंट की 3 सीट्स अलहदा से हैं, लेबर ऑफिसर की सीट्स अलहदा से आई हुई हैं, एसडीओ पीरा की जो सीट्स हैं वो अलहदा से आई हुई हैं। इसके अलावा फ्यूचर के अंदर यानी इसी महीने जो है या बल्कि सितंबर के अंदर जो है वो एफपीएससी की एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर भी एफआईए की सीट्स आने की तवक्का है कि एफआईए की सीट्स जो है वो आ जाएंगी। ठीक है। तो हम बाकी एकेडमीज की तरह नहीं करते। हम एक ही सेशन के अंदर तमाम गवर्नमेंट जॉब्स की जो है वो तैयारी करवाते हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स को जो है वो बार बार सेशन अटेंड ना करना पड़े। अब आज की जो क्लास है ना, ये एसडीओ पीरा के लिए भी है, ये लेबर ऑफिसर के लिए भी है, ये असिस्टेंट की पोस्ट के लिए भी है, जो अभी फ्यूचर में डिप्टी अकाउंटेंट की सीट्स आनी है ये उनके लिए भी है, जो सब इंस्पेक्टर की सीट्स आनी है पंजाब पुलिस में ये उसमें भी काम आएगी, जो सीएसएस एमपीटी आया हुआ है उसमें भी आज की क्लास में से सवाल आएंगे, जो पीएमएस आएगा तो पीएमएस के जनरल नॉलेज के पेपर में भी आज की क्लास में से क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे। ठीक है। तो हमारा सेशन ज्वाइन करने से क्या होगा, तमाम गवर्नमेंट जॉब्स की जो तैयारी है वो हो जाएगी। अच्छा जी, अब असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल उनका पहले सिलेबस जस्ट जनरल नॉलेज था। हमारा सेशन अगर आप लोग ज्वाइन करते हो, ठीक है, 18 अगस्त से जो है वो रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपकी ना सिर्फ असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की तैयारी होगी बल्कि एसडीओ पीरा की भी तैयारी होगी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज की भी तैयारी होगी। इसके अलावा जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल है, लेबर ऑफिसर की जो जॉब्स हैं, असिस्टेंट की जॉब्स हैं, जितनी भी एफपीएससी पीपीएससी की वन पेपर जॉब्स हैं या इंग्लिश एसए की भी, इंग्लिश एसए की भी तैयारी हम करवाएंगे, इंग्लिश एसए के भी लेक्चर्स होंगे। और जितने भी इन पोस्ट में लॉज वगैरह हैं, एक्ट्स वगैरह हैं, उन सब की तैयारी जो है वो आप लोगों को करवाई जाएगी। ठीक है। तो आप सबको जो है उन सब की तैयारी, लॉज वगैरह जितने भी एक्ट्स वगैरह हैं, ठीक है, उनकी तैयारी जो है वो करवाई जाएगी। ओके जी। आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम बेसिक से स्टूडेंट्स को तैयारी करवाना स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोग इंटरव्यू में भी क्वालिफाई करो। ठीक है, मेन चीज़ तो इंटरव्यू भी है, तो इंटरव्यू में भी आप लोग क्वालिफाई करो। ठीक है। तो हम लोग जो है वो बेसिक से बिल्कुल तैयारी स्टार्ट करवाते हैं।
तो मैं फिर रिपीट करता चलूँ, ये जूम ऐप के ऊपर सेशन हो रहा है और लाइव क्लास हो रही है। ठीक है, ये कोई रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है, तो ये लाइव क्लास हो रही है जूम ऐप के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पे भी मेरी आवाज़ का इशू आए काइंडली मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ताकि मैं अपना इशू रिजॉल्व कर लूँ और फिर जो है हम लेक्चर को कंटिन्यू करें। ओके जी, आप सबके सामने जो है एक स्लाइड नज़र आ रही है जिसके ऊपर वर्ल्ड मैप लिखा हुआ है और आपको अर्थ नज़र आ रही है। अब अर्थ जो है, यानी ग्लोब जो है वो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको लग रहा है कि राउंड शेप है, लेकिन अर्थ की जो शेप है वो बिल्कुल राउंड नहीं है। ओके जी, तो डियर स्टूडेंट्स, जो पहला एमसीक्यू बनता है अर्थ को देख के, जो एग्जामिनर फर्स्ट एमसीक्यू बनाता है वो यही बनाता है कि कितने परसेंट अर्थ सरफेस को पानी कवर करता है। 71% अर्थ सरफेस को जो है वो वाटर कवर करता है। और कितने परसेंट अर्थ सरफेस को जो है वो लैंड कवर करती है? 29% अर्थ सरफेस को जो है वो जमीन ने कवर किया हुआ है। अब ये एमसीक्यू पीपीएससी में भी आ चुका है, ये एमसीक्यू पीएमएस के जीके पेपर में भी आ चुका है, ये एमसीक्यू सीएसएस एमपीटी में भी आ चुका है। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज जो हैं वो डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स के टेस्ट में आ चुके हैं। हालांकि बिल्कुल सिंपल एमसीक्यूज हैं, लेकिन ये डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स में आ चुके हैं और ये आइंदा भी आ सकते हैं। अच्छा जी, अगला एमसीक्यू, वर्ल्ड। अब पीपीएससी के अंदर ये एमसीक्यू आ चुका है कि जो लफ्ज वर्ल्ड है इसका क्या मतलब है। तो जो वर्ड वर्ल्ड है इसका मतलब है एज ऑफ मैन। ठीक है, ये दो लफ्जों से बना हुआ है। एक लफ्ज है वर, एक लफ्ज है वर। वर का मीन्स है मैन, वर का मतलब है मैन। और दूसरा जो वर्ड है वो है एल्ड, इसका मतलब है एज। तो लफ्ज वर्ल्ड का मतलब है एज ऑफ मैन। एज ऑफ मैन जो है वो लफ्ज वर्ल्ड का मतलब है। फिर पेपर में सवाल आता है कि दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। ये भी पेपर्स में काफी दफा क्वेश्चन आ चुका है। तो दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स है। ठीक है, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7। यानी जमीन जो अर्थ के 29% सरफेस को कवर करती है, उसको हमने अपनी आसानी के लिए 7 कॉन्टिनेंट्स में तकसीम किया हुआ है। 7 कॉन्टिनेंट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। अर्थ के ऊपर कितने ओशियंस मौजूद हैं, कितने ओशियंस जो हैं वो पाए जाते हैं? तो 5 ओशियंस। ठीक है, 5 ओशियंस। कितनी कंट्रीज पाई जाती हैं? 195 कंट्रीज। अच्छा, इसके अलावा दुनिया में डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी पाई जाती हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना एक मकसद है, अपना अपना एक पर्पस है। ठीक है, तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो पाई जाती हैं। कोई इकोनॉमी से रिलेटेड है, कोई मिलिट्री अलाइंस है, कोई ट्रेड अलाइंस है, कोई वैसी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है। ठीक है, तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो दुनिया के अंदर जो है वो पाई जाती हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। लफ्ज स्टेट। देखें, कंट्री नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। अगर देखा जाए तो ऑफिशियली कंट्री नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जो ऑफिशियल टर्म है, जो ऑफिशियल वर्ड है, वो स्टेट है। जो स्टेट का वर्ड है वो ऑफिशियली यूज होता है। ठीक है, एक कंट्री दूसरी कंट्री को स्टेट कह के मुखातिब करती है, एक कंट्री दूसरी कंट्री को स्टेट कह के बुलाती है। ठीक है, तो कंट्री जो है ना, एक कोई फॉर्मल वर्ड नहीं है, एक अनऑफिशियल वर्ड है कंट्री। ठीक है, कुछ मुल्कों के अंदर कंट्री का लफ्ज इस्तेमाल होता है देही इलाकों के लिए। कुछ कंट्रीज के अंदर, जिस तरह फ्रांस के अंदर एक ज़माने में कंट्री का वर्ड इस्तेमाल होता था डिस्ट्रिक्ट के लिए। ठीक है, ज़िले के लिए यूज़ होता था। ठीक है, तो
तो कंट्री की जो टर्म है, ठीक है, ये एक इनफॉर्मल टर्म है, ये कोई फॉर्मल टर्म नहीं है। जो फॉर्मल टर्म है वो स्टेट की है, रियासत। अब स्टेट की जो टर्म है, ये एक ही दिन में नहीं आ गई, ये इवॉल्व होकर आ गई है विद द पैसेज ऑफ टाइम। स्टेट की डेफिनेशन के अंदर जो है वो चेंजेस आती रही हैं। अच्छा जी, एंशियंट टाइम्स में क्या था, सबसे पहले क्या चीज थी, वो थी फैमिली। यानी जब एक मेल और एक फीमेल इकट्ठे हुए, तो उनकी यूनियन से जो है, एक में रुकिएगा, ये मेरे माउस को जो है क्या मसला बना है, ये क्या शरारतें कर रहा है, रुक जाए 1 मिनट। ओके जी, तो ये मैंने इसको ठीक कर लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, फैमिली, तो टर्म जो थी ये आई थी फैमिली। ठीक है, सबसे पहले थी फैमिली। अब फैमिली जब बड़ी, यानी पहले एक बच्चा था, फिर उसके आगे बच्चे हो गए, फिर उसके आगे बच्चे हो गए, वो बच्चे जो थे बढ़ते गए, फिर वो फैमिली से जो है वो इतने ज्यादा बढ़ गए कि वो अपने ट्राइब के एक क्लैन बन गई। ठीक है, अपने ट्राइब की एक क्लैन बन गई, जिस तरह हम कहते हैं ना, गोत। ठीक है, तो वो जब हजारों की तादाद में चली गई फैमिली, एक साल में थोड़ी गई होगी, कई 100 सालों के अंदर वो चली गई, तो वो एक क्लैन बन गई। जब एक क्लैन की आबादी जो है वो लाखों में चली गई या हजारों में चली गई, तो वो क्लैन जो थी वो एक ट्राइब बन गई। ठीक है, तो वो क्लैन एक कबीला बन गई। फिर उस कबीले के अंदर जब आबादी बढ़ती गई, तो वो कबीला फिर मुख्तलिफ क्लैंस में फिर डिवाइड हो गया। फिर उससे फिर आगे नए कबीले बन गए। ठीक है, तो जब ये कबाइल जो थे, अब ये कबीला जो है ना, ये जो ट्राइब है, यहाँ से जो है इसे कहते हैं प्री स्टेट इरा। यानी कबीला बनना, फिर कबीले को कोई चलाता था, तो ये रियासत की जो इनिशियल फेसिस थे, ये उनमें से एक चीज थी। ठीक है, कि एक कबीले का सरदार होता था, वो पूरे कबीले को लेकर चलता था। तो ये जो चीजें थी, ये स्टेट से पहले की चीजें थी। ठीक है, ये प्री स्टेट इरा की एक बात हो रही है, कि अभी स्टेट की टर्म मैच्योर नहीं हुई। ठीक है, वो मेच्योरिटी की तरफ जो है वो बढ़ती जा रही है। अब डिफरेंट कबीले थे, वो मुख्तलिफ जगह पे घूमते फिरते थे। कुछ कबीलों ने एक ही जगह पे बसेरा कर लिया, उन्होंने पक्का बसेरा कर लिया कि हमने इधर से हिलना नहीं है, वो पक्के उधर ही बैठ गए। जब वो कबीले उधर ही बैठ गए, उन्होंने अपना एक सिटी बना लिया, एक शहर बना लिया। फिर वो जो शहर था, उसने इतनी तरक्की की, इतना वो डेवलप हुआ, कि वो एक रियासत की तरह लगने लग गया। यानी वो एक ही सिटी, उसकी अपनी फौज, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, अपना जुडिशल सिस्टम। तो यहाँ से टर्म का आगाज होता है सिटी स्टेट्स का। ठीक है, यहाँ से टर्म स्टार्ट होती है सिटी स्टेट। ठीक है, यहाँ से आगाज होता है जी सिटी स्टेट का। अब सिटी स्टेट की जो टर्म थी, ये सबसे पहले दी थी ग्रीक्स जो थे उन्होंने दी थी, यूनानियों ने, ग्रीक्स ने। ठीक है, ग्रीक्स उन्हें कहते हैं जो यूनान के रहने वाले होते हैं, ग्रीस के रहने वालों को ग्रीक्स कहते हैं, यूनानी। तो ग्रीक्स ने सिटी स्टेट्स का कॉन्सेप्ट जो था ये सबसे पहले दिया था। और यूनानियों के जो ये सिटी स्टेट्स थे, यूनानियों के जो एक ही शहर के ऊपर मुश्तमिल ये जो रियासतें थी, हर रियासत का अपना अपना निज़ाम था। जिस तरह एथेंस, वहाँ का सिस्टम और था, स्पार्टा का सिस्टम और था। एथेंस के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम था, एथेंस के अंदर डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, कि एक शहर के लोग जो थे वो एक जगह पे इकट्ठे हो जाते थे, और वो सारे के सारे लोग मिल के अपनी सिटी स्टेट के फैसले किया करते थे, कि हमने अपनी सिटी स्टेट को जो है वो कैसे चलाना है, अपनी सिटी स्टेट को जो है वो कैसे रन करना है। ठीक है, वो तमाम लोग एक ही जगह पे बैठ जाया करते थे, और सबकी राय जो थी वो बराबर थी,
सबकी जो राय थी वो इक्वल थी, कोई बड़ा छोटा नहीं था, सबकी इंपॉर्टेंस सेम थी। ऑन द अदर हैंड हमारे पास दूसरा जो ग्रीक सिटी है वो स्पार्टाक है। स्पार्टा के अंदर बादशाहत थी, स्पार्टा के अंदर मुनारकी थी, बादशाहत थी। वहां पे वन मैन शो था, वहां पे जो बादशाह जो भी चाहता था वो करता था। ठीक है, तो स्पार्टा भी एक ग्रीक सिटी स्टेट थी, लेकिन वहां पे और तरह का निज़ाम था। तो यूनान के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ तरह के जो निज़ाम जो थे वो पाए जाते थे। ठीक है, कोई एक सेम पैटर्न से वो नहीं थे चल रहे, वो डिफरेंट निज़ाम जो थे वो वहाँ पे हर सिटी स्टेट में एक डिफरेंट सिस्टम था। अच्छा जी, अब इटली का आपने नाम सुना होगा, इटली का कैपिटल है रोम। रोम का आप सबने सुना होगा। जिस तरह यूनान के सिटी स्टेट थे ना, इसी तरह ही रोम एक सिटी स्टेट बना। अब रोम जब सिटी स्टेट बना तो इसने अपने आसपास के शहरों के ऊपर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अपने आसपास जितने भी सिटीज थे, जितने भी इलाके थे, उनके ऊपर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। और कब्जा करते करते रोम ने इतना ज्यादा कब्जा कर लिया, इतने ज्यादा इलाकों के ऊपर कब्जा कर लिया कि वो 3 कॉन्टिनेंट्स के इलाकों के ऊपर कब्जा करके बैठ गया। यानी यूरोप का जो जनूबी हिस्सा था, यूरोप का जो साउदर्न पार्ट था, जो मेडिटेरेनियन सी के साथ लगता था, उसके ऊपर भी रोम ने कब्जा कर लिया। वेस्टर्न एशिया, यानी एशिया कॉन्टिनेंट का जो रीजन है वेस्टर्न एशिया, उसके इलाकों के ऊपर भी रोम ने कब्जा कर लिया। इसके अलावा जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसका जो शुमाली हिस्सा है, जिसे नॉर्थ अफ्रीका कहते हैं मेडिटेरेनियन सी के साथ साथ, उसके ऊपर भी रोम ने कब्जा कर लिया। तो यूरोप, एशिया और अफ्रीका, 3 कॉन्टिनेंट्स के इलाकों के ऊपर जब रोम ने कब्जा किया, तो इतना बड़ा रोम बन गया। तो यहाँ से इब्तदा होती है एम्पायर की। ठीक है, यहाँ से आगाज होता है एम्पायर्स का। तो यहाँ पे हमें मिलती है रोमन एम्पायर। ठीक है, हमें देखने को मिलती है जी यहाँ पे रोमन एम्पायर। तो यहाँ से स्टार्ट होती हैं एम्पायर्स। जब हजारों लाखों मुरब्बा मील, मुरब्बा किलोमीटर इलाकों के ऊपर कब्जा होना स्टार्ट हो गया और नई नई रियासतें जो थी वो बन रही थी, और वो इतने बड़े इलाकों के ऊपर कब्जा कर रही थी, तो यहाँ पे एम्पायर्स का कॉन्सेप्ट आ गया। अब रोमन एम्पायर के बाद हमने देखा कि उमैया कैलिफेट थी, अब्बासी कैलिफेट थी, फिर ब्रिटिश एम्पायर आ गई, फिर फ्रेंच एम्पायर आ गई, फिर स्पेनिश एम्पायर आ गई, फिर जो थी चाइनीज एम्पायर्स थी। इसके अलावा मंगोल एम्पायर थी। तो रोमन एम्पायर से आगाज हुआ और फिर हिस्ट्री ने देखा कि डिफरेंट एम्पायर्स जो थी उन्होंने दुनिया के ऊपर हुक्मरानी की। अभी भी स्टेट की किसी ने एग्जैक्ट डेफिनेशन सेट नहीं की कि स्टेट की डेफिनेशन क्या होगी। अभी भी स्टेट की डेफिनेशन सेट नहीं थी हुई। अब स्टेट की डेफिनेशन जो है वो सेट करने की तरफ अभी हम बढ़ते हैं। एम्पायर्स के बाद जो अगला कॉन्सेप्ट आया दुनिया के अंदर, वो था नेशन स्टेट सिस्टम का। ठीक है, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया दुनिया में वो था नेशन स्टेट सिस्टम का। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट आ गया नेशन स्टेट सिस्टम का। ओके जी, अब नेशन स्टेट सिस्टम की बात करते हैं। नेशन स्टेट सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट आया था ये 30 इयर्स वार के बाद आया था। अच्छा, अक्सर पेपर्स में सवाल आता है, इंटरव्यूज के अंदर भी सवाल आता है कि 30 इयर्स वार जो थी ये कब से लेके कब तक हुई थी। तो 30 इयर्स वार जो थी ये 1618 से लेके 1648 तक हुई थी। ठीक है, 30 साल ये जो जंग थी ये 1618 से लेके 1648 तक हुई थी। 30 इयर्स वार को किस ट्रीटी ने एंड किया? देखो, जितनी भी जंगें होती हैं ना, जितने भी जंगें होती हैं उनको कंक्लूड करती है कोई ना कोई ट्रीटी, कोई ना कोई एग्रीमेंट। तो कोई ना कोई ट्रीटी जो होती है वो जंगों को खत्म करती है। ठीक है, बेशक आप सीज फायर कर दो, लेकिन सीज फायर करने से जंग खत्म नहीं होती। ठीक है, सीज फायर करने से मुराद ये होता है कि वक्ती तौर पे जंग को हमने पोस्टपोन कर दिया है। वक्ती तौर पे जो है अभी हम जंग नहीं लड़ रहे, लेकिन फ्यूचर में किसी भी टाइम हम जंग लड़ सकते हैं।
ठीक है, तो जब तक आप कोई एग्रीमेंट ना करो, जब तक आप कोई ट्रीटी ना करो, तब तक जंग एंड नहीं होती। ठीक है, तो कोई भी जंग हो, उसका इख्तिताम जो होता है वो किसी ना किसी एग्रीमेंट पे होता है, किसी ना किसी ट्रीटी पे होता है। अब 30 इयर्स वार के पास 30 इयर्स वार के बाद एक एग्रीमेंट हुआ, एक ट्रीटी हुई। इसे कहते हैं पीस ऑफ वेस्टफेलिया। 1648 के अंदर हुई जी ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। अब ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया को पीस ऑफ वेस्टफेलिया भी कहते हैं। अब ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में दो डिफरेंट ट्रीटीज थी। ठीक है, दो डिफरेंट ट्रीटीज थी। अब पेपर में एमसीक्यू क्या आता है? पेपर में एमसीक्यू आता है कि 30 इयर्स वार स्टार्ट कब हुई थी? 30 इयर्स वार स्टार्ट हुई थी 1618 में। फिर दूसरा एमसीक्यू आता है पेपर में, 30 इयर्स वार एंड कब हुई? तो 1648 के अंदर 30 इयर्स वार जो थी वो एंड हुई थी। फिर पेपर में तीसरा क्वेश्चन इस स्लाइड से क्या बनता है? ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया कब हुई? तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई 1648 में। ठीक है, 1648 के अंदर हुई ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। अब ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया होगी जी 1648 में, इसे इसका दूसरा नाम क्या है? ये भी एमसीक्यू बन सकता है। या एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि पीस ऑफ वेस्टफेलिया कब हुआ? तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया पूछ ले, पीस ऑफ वेस्टफेलिया पूछ ले, तो उसका आंसर यही होगा 1648। ठीक है, 1648 जो है वो उसका आंसर होगा। ओके जी, अब ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के अंदर दुनिया को दो कॉन्सेप्ट्स मिले। ठीक है, अच्छा जी, ये वार किसके दरमियान हुई? एक अच्छा क्वेश्चन है, ये वार किसके दरमियान हुई? यूरोप के अंदर ना 1618 से लेके 1648 तक होली रोमन एम्पायर जो थी वो एक ताकतवर एम्पायर थी। होली रोमन एम्पायर जो थी ये दो फैमिलीज में डिवाइडेड थी। यानी एक बड़े भाई की औलाद और एक छोटे भाई की औलाद। तो जो येलो वाला इलाका है ना होली रोमन एम्पायर का, ये एक भाई की औलाद के पास था। और जो रेड वाला इलाका है, जो आपको रेड रेड नजर आ रहा है और व्हाइट व्हाइट अंडरलाइन है, ये दूसरे भाई की औलाद के पास था। अब जो रेड वाला इलाका है ना, ये जिधर कैस्टाइल लिखा हुआ है और एरागोन है। ठीक है, अब ये जो इलाका है, ये बेसिकली स्पेनिश एम्पायर थी। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी स्पेन। तो ये थी स्पेनिश एम्पायर। और स्पेनिश एम्पायर के ऊपर भी होली रोमन परिवार जो था, इन्हीं की ही गवर्नमेंट थी। ठीक है, अब स्पेनिश ने कब्जा किया हुआ था डच के इलाकों पे। ठीक है, डच कौम के इलाकों पे, DUTCH, डच। डच कहते हैं नेदरलैंड वालों को। जो नेदरलैंड के लोग हैं उन्हें कहते हैं डच। ठीक है, डच नस्ल जो है ये नेदरलैंड में। तो डच कौम के इलाकों के ऊपर कब्जा स्पेनिश होली रोमन एम्पायर का। ठीक है, अब ये जो स्पेनिश होली रोमन एम्पायर के लोग थे, इनके कब्जे में जो था, ये होली रोमन एम्पायर के कब्जे में जो था वो, उस टाइम पे रोम भी आता था, जहाँ जहाँ पे पोप बैठा है, पोप बैठा करता है। ठीक है, तो जो स्पेनिश होली रोमन एम्पायर थी, जो दूसरी होली रोमन एम्पायर भी थी, ये कैथलिक्स थे। यानी ईसाइयत के अंदर मुख्तलिफ फिरके हैं। जिस तरह हर मजहब के अंदर मुख्तलिफ फिरके होते हैं, तो ईसाइयत के अंदर भी मुख्तलिफ फिरके पाए जाते हैं। तो ये लोग थे कैथलिक्स। कैथलिक्स जो होते हैं ये मजहबी होते हैं, ये थोड़ा मजहब को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और ये पोप के अंडर जो है वो रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो फिरका है वो प्रोटेस्टेंट्स हैं। प्रोटेस्टेंट्स जो है ना वो कहते हैं कि जी खुदा और बंदे के दरमियान कोई तीसरा बंदा नहीं होता। ठीक है, प्रोटेस्टेंट कहते हैं कि खुदा और उसका जो बंदा है, ठीक है, वो उसका खुदा का अपने बंदे के साथ डायरेक्ट राब्ता है। ठीक है, जो कैथलिक्स हैं वो कहते हैं कि नहीं, खुदा का अपने बंदे के साथ जो राब्ता है ना वो पोप और पादरियों के जरिए है। यानी पोप, ठीक है, बिशप्स, इनके जरिए जो है वो खुदा का बंदे के साथ राब्ता, यानी खुदा और बंदे के दरमियान जो है ना ये तीसरे लोग आ जाते हैं। ठीक है, ये कैथलिक्स हैं। तो प्रोटेस्टेंट जो है वो इतने मजहबी भी नहीं है, इतने कट्टर भी नहीं है मजहब को लेके। तो
अब डच कौम जो थी ये एक अलहदा नेशन थी, इनकी जुबान अलहदा थी, इनके त्योहार अलहदा थे, ठीक है, इनका पहनना, इनका खाना पीना वो स्पेनिश लोगों से बिल्कुल डिफरेंट था। अब होली रोमन एम्पायर जो थी उसका एक दुश्मन था, और उसके दुश्मन का नाम था फ्रांस। फ्रांस के दोनों अतराफ होली रोमन एम्पायर पाई जाती थी। यानी फ्रांस के ईस्ट में भी होली रोमन एम्पायर थी, फ्रांस के साउथ वेस्ट में भी होली रोमन एम्पायर थी। ठीक है, फ्रांस के बॉर्डर्स के साथ होली रोमन एम्पायर ही टच होती थी। तो फ्रांस जो था वो होली रोमन एम्पायर को कमजोर करना चाहता था। तो फ्रांस ने जब देखा कि अब जो नेदरलैंड वाले हैं, जो डच हैं, वो भी फ्रांस के पास ही थे। तो फ्रांस ने जब देखा कि मेरे दुश्मन के अंदर एक बगावत जो है वो फूट सकती है, तो फ्रांस ने उस चीज़ का अच्छी तरह फायदा उठाया। तो फ्रांस वालों ने फिर पैसा और असला दिया डच को। ठीक है, हालांकि फ्रांस भी एक कैथोलिक था। ठीक है, फ्रांस कौन सा प्रोटेस्टेंट था, तो फ्रांस भी एक कैथोलिक था। तो फ्रेंच ने सपोर्ट किया डच को, ताकि होली रोमन एम्पायर को कमजोर किया जा सके। ठीक है, और फ्रांस ने अपने नेशनल जो इंटरेस्ट थे उनको सेव करते हुए डच को इतना सपोर्ट किया कि डच जो है वो जंग जीत गए। और आखिरकार स्पेन को जो थी वो फिर दो एग्रीमेंट करने पड़े, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में दो एग्रीमेंट हुए। एक एग्रीमेंट डच के साथ हुआ, और दूसरा एग्रीमेंट जो था वो फ्रांस के साथ हुआ। ठीक है, तो दो एग्रीमेंट्स जो थे इन्हें करने पड़े, और दोनों का नाम ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ही है। अब ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जो 1648 में हुई थी, इस ट्रीटी से हमें क्या मिलता है, यानी इस ट्रीटी से क्या चीज जो है, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जो 1648 के अंदर हुई थी, इस ट्रीटी से निकलता क्या है, यानी दुनिया को क्या फायदा हुआ, दुनिया को क्या चीज जो थी वो नहीं मिली। इस ट्रीटी में से दो कॉन्सेप्ट्स जो थे वो दुनिया को मिले। एक स्टेट सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट मिला। स्टेट सोवरेनिटी कहते हैं कि हर रियासत जो है वो खुद मुख्तार है, हर रियासत जो है वो अपने फैसले खुद कर सकती है। हर रियासत का हर रियासत जो है ना वो इतनी आज़ाद है कि कोई और स्टेट उसे डिक्टेट नहीं कर सकती। कोई और स्टेट जो है उसे नहीं कह सकती कि तुमने ये करना है, ये नहीं करना। दूसरा कॉन्सेप्ट निकला नेशनल सोवरेनिटी का, यानी हर मुल्क के अंदर जो नेशन पाई जाती है वो इतनी खुद मुख्तार है कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है, वो अपने फैसले जो है वो खुद कर सकती है। ठीक है, तो हर नेशन जो है, ठीक है, वो सोवरन है। हर नेशन अपने मुल्क का निज़ाम जो है वो खुद चला सकती है। ठीक है, हर नेशन जो है वो सोवरन है। अब यही जो नेशनल सोवरेनिटी है ये आज के दौर में 2025 में पॉपुलर सोवरेनिटी कहलाती है। ठीक है, अब इसे नेशनल सोवरेनिटी नहीं कहते, अब इसे पॉपुलर सोवरेनिटी कहते हैं, क्योंकि नेशनैलिटी का कॉन्सेप्ट भी जो है वो चेंज हो चुका है। पहले नेशनैलिटी का कॉन्सेप्ट ये होता था कि एक ही इलाके के अंदर एक ही तरह के लोग रहते हैं, एक इलाके के अंदर जो लोग रहते हैं वो एक ही जुबान बोलते हैं, उनका जो कल्चर है, उनका खाने पीने पहनने का बोलने का तमाम तरीके सेम है। लेकिन अब जो है वो सेम नहीं रहे। अब फॉर एग्जांपल यूएसए की बात कर लेते हैं, यूएसए के अंदर आपको एक ही जुबान बोलने वाले लोग नहीं मिलते, मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले लोग जो हैं वो मिलते हैं। तो अब फिर दुनिया ने नेशनल सोवेरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट था इसको चेंज करके कर दिया पॉपुलर सोवेरेनिटी। यानी हमारी जो आबादी होगी, हमारी जो पॉपुलेशन होगी, वो डिसाइड करेगी कि हमारे मुल्क का निज़ाम जो है वो कैसे चलना है। ठीक है, मुल्क का निज़ाम जो है वो कैसे चलाया जाएगा, तो ये पॉपुलेशन जो है वो डिसाइड करेगी। ठीक है, यहाँ तक सबको कॉन्सेप्ट ये क्लियर हुआ। बाकी जो मेन मेन एमसीक्यू थे वो तो मैंने आपको साथ साथ बताए थे। बाकी जो कॉन्सेप्चुअल चीजें थी वो सबको क्लियर हुई यहाँ तक। ओके जी, आगे चलते हैं। अब नेशन स्टेट सिस्टम के बाद अगली जो चीज आती है वो आती है डेफिनेशन सेट करना। देखो, नेशन स्टेट सिस्टम का कॉन्सेप्ट तो आ गया, नेशन स्टेट सिस्टम का कॉन्सेप्ट तो आ गया, लेकिन अभी भी कोई डेफिनेशन नहीं थी है कि कोई भी एक फिक्स डेफिनेशन जो थी वो एग्जिस्ट नहीं थी करती। ठीक है,
अच्छा, स्टेट और नेशनल सोवेरेनिटी में क्या फर्क है? देखो, इसमें मेन फर्क ये है कि स्टेट, जब हम स्टेट सोवेरेनिटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि पूरी की पूरी रियासत की बात हो रही है, कि पूरी की पूरी जो स्टेट है वो एक खुद मुख्तार है, वो एक आज़ाद है, उसके मामलात में कोई और स्टेट जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगी। जब हम नेशनल सोवेरेनिटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एक स्टेट को जस्ट उसी के लोग जो है वो गवर्न कर सकते हैं, उसी के लोगों यानी तमाम पॉपुलेशन का हक है, तमाम नेशनैलिटी का हक है। ठीक है, कोई खास लोगों का हक नहीं है, चंद लोगों का हक नहीं है, सबका हक है। ठीक है, लेकिन वो जो हक है वो लिमिटेड है उस नेशन तक। ठीक है, बाकियों तक नहीं। अब पाकिस्तान के अंदर आपने देखा होगा कि डिफरेंट नेशनैलिटीज के लोग रहते हैं, लेकिन वोट डालने का हक किसको मिलता है? सिर्फ उसी को मिलता है जिसके पास पाकिस्तान की नेशनैलिटी होती है। हालांकि पाकिस्तान में फॉरेनर्स भी रहते हैं, तो वो वोट नहीं डाल सकते। ठीक है, तो रहते तो फॉरेनर्स भी हैं, लेकिन वो तो नहीं वोट डालते इलेक्शंस में। ठीक है, तो अब आई होप के सबाहत आपको आपके सवाल का जवाब जो है वो मिल गया होगा। उसके बाद आगे चलते हैं जी। 1933 में होने वाला मोंटेविडियो कन्वेंशन। ठीक है, 1933 में होने वाला मोंटेविडियो कन्वेंशन। अब स्टेट की जो डेफिनेशन थी वो 1933 के मोंटेविडियो कन्वेंशन में सेट की गई थी कि स्टेट क्या होगी। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन थी कि स्टेट क्या होगी, ये सेट की गई 1933 के मोंटेविडियो कन्वेंशन में। अब 1933 में ये डिसाइड किया गया कि जी स्टेट वही कहलाएगा जिसके पास ये चार असेंशियल एलिमेंट्स होंगे, ये चार एलिमेंट्स होंगे। सो पेपर में ये भी सवाल आता है कि एक स्टेट के कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो एक स्टेट के चार असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, यानी अगर ये चार चीजें ना पाई जाएं तो कोई स्टेट नहीं है। नंबर वन, पॉपुलेशन। तो एक स्टेट वो होगी जिसकी एक आबादी होगी, एक डिफाइंड पॉपुलेशन होगी। ये नहीं है कि आज आबादी है, 6 महीने बाद आबादी गायब हो जाए। नहीं, एक पॉपुलेशन होगी, एक डिफाइंड पॉपुलेशन होगी। हाँ, 19-20 का फर्क हो सकता है, लोग मर सकते हैं, नए लोग पैदा हो सकते हैं, लेकिन ये है कि वहां पे पॉपुलेशन होगी। दूसरी चीज है उनकी डिफाइंड टेरिटरी होगी, यानी एक फिक्स टेरिटरी होगी। हाँ, कोई एग्रीमेंट करके, कोई ट्रीटी करके आप अपनी टेरिटरी को बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, नई टेरिटरी खरीद सकते हो, अपनी टेरिटरी बेच सकते हो, लेकिन आपकी एक डिफाइंड टेरिटरी होगी। ये नहीं है कि आज आप कहो कि जी मेरी 1 मरले की टेरिटरी है, कल को आप कहो जी आज मैं 1 कनाल की टेरिटरी पे बैठा हुआ हूँ, परसों कहो जी मेरी 1 मुरब्बे की टेरिटरी है, फिर कहोगे जी मेरी फिर जो है वो 10 मरले की टेरिटरी है। ठीक है, तो एक डिफाइंड टेरिटरी भी होगी, एक डिफाइंड टेरिटरी का होना भी जरूरी है। ठीक है, अभी आपको स्लाइड जो है वो शो हो जाती है, जस्ट 1 मिनट रुकिएगा, आपको स्लाइड जो है शो हो जाती है। 1 मिनट बस दीजिएगा। ओके जी, तो एक डिफाइंड टेरिटरी होगी, फिर स्टेट वही होगी जो सोवरन हो, जो अपने फैसले खुद ले सके, जिसके पास इतनी एबिलिटी हो कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सके, उसको कोई डिक्टेट ना कर सके। ठीक है, वो अपने तमाम मामलात में खुद मुख्तार हो, अपने तमाम मामलात में आज़ाद हो। चौथी चीज़ होगी एक स्टेट की एक गवर्नमेंट भी होगी। अब गवर्नमेंट से मुराद है निज़ाम हुकूमत, यानी कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट से मुराद है पूरे का पूरा निज़ाम हुकूमत। ठीक है, तो एक पूरे का पूरा निज़ाम हुकूमत भी होगा, तो फिर आप स्टेट की डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतरते हैं। अब इसी स्लाइड में से कुछ और क्वेश्चंस भी बनते हैं जो पेपर्स के अंदर आ चुके हैं और फ्यूचर के अंदर भी आ सकते हैं। मोंटेविडियो, मोंटेविडियो जो है इसका सवाल आ सकता है कि मोंटेविडियो जो है वो किसका कैपिटल है? तो मोंटेविडियो जो है ये यूरुग्वे का कैपिटल है। ठीक है, यूरुग्वे
कंट्री है, उसका कैपिटल सिटी है मोंटेविडियो। तो ये पेपर के अंदर आ चुका है। अब यूरुग्वाय से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, यूरुग्वाय से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, यूरुग्वाय जो है ये कहाँ पे है, ये किस कॉन्टिनेंट में मौजूद है? तो यूरुग्वाय जो है ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मौजूद है। ठीक है, तो यूरुग्वाय कहाँ पे मौजूद है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। फिर अक्सर पेपर्स में ये सवाल देखने को मिला है कि फर्स्ट दुनिया का पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप जो था वो कब हुआ था? तो दुनिया का जो पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप जो था वो 1930 में हुआ था। दुनिया का पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था? तो ये यूरुग्वाय में हुआ था। ठीक है, दुनिया का पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप यूरुग्वाय में हुआ था, 1930 में हुआ था। दुनिया का पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता किसने? तो वो यूरुग्वाय ने ही जीता था। यूरुग्वाय ने अब तक दो फुटबॉल वर्ल्ड कप जीते हैं। एक 1930 का फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता है और एक 1950 का फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता है। आखिरी फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ? आखिरी फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 में हुआ। ठीक है, 2022 में हुआ आखिरी फुटबॉल वर्ल्ड कप। अब 2022 में जो आखिरी फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ वो कहाँ पे हुआ? वो कतर में हुआ। ठीक है, कतर ने उसे होस्ट किया। अब कतर ने उसे होस्ट किया तो जीता कौन? तो वो फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता अर्जेंटीना। अच्छा, अब फाइनल मैच में दो टीम्स होंगी ना, तो अर्जेंटीना तो जीत गया, दूसरी टीम कौन सी थी? दूसरी टीम थी फ्रांस। ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा फुटबॉल वर्ल्ड कप्स किसने जीते हैं? दुनिया में सबसे ज्यादा फुटबॉल वर्ल्ड कप्स जो हैं वो ब्राजील ने जीते हैं। ब्राजील ने 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप्स जीते हैं। ब्राजील के बाद आते हैं इटली और जर्मनी। इटली और जर्मनी ने 4 4 फुटबॉल वर्ल्ड कप्स जीते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है जी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने 3 फुटबॉल वर्ल्ड कप्स जीते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है यूरुग्वाय। यूरुग्वाय ने 2 फुटबॉल वर्ल्ड कप जीते हैं। फिर एक फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है वो इंग्लैंड ने जीता है। और सॉरी, 2 फुटबॉल वर्ल्ड कप फ्रांस ने भी जीते हैं। ठीक है, 2 फुटबॉल वर्ल्ड कप फ्रांस ने भी जीते हैं। फिर एक फुटबॉल वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने जीता है। एक फुटबॉल वर्ल्ड कप स्पेन ने जीता हुआ है। ठीक है, तो कितने फुटबॉल वर्ल्ड कप्स हो गए टोटल? 5 जमा 4 ये हो गए हमारे पास 13। 13 जमा 3 16। 16 जमा 2 जमा 2 हो गए 20। 20 जमा 1 1 22। ठीक है, तो अभी तक तकरीबन 22 फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है वो हो चुके हैं। 22 फुटबॉल वर्ल्ड कप हो चुके हैं। ठीक है, 22 फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है वो हो चुके हैं। अच्छा, अब अगला फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? ये भी अभी आने वाले पेपर्स में ना ये सवाल आएगा कि नेक्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप जो 2026 में होगा वो कहाँ पे होगा? तो 2026 में जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा वो होगा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के 3 कंट्रीज जो है वो 2026 के फुटबॉल वर्ल्ड कप को होस्ट करने जा रही हैं। एक कंट्री है यूएसए। यूएसए ने होस्ट करना है। यूएसए के साथ साथ कनाडा है। और कनाडा के साथ जो तीसरा मुल्क है वो मैक्सिको है, जिसे मेहिको कहते हैं स्पेनिश में। तो यूएसए, कनाडा और मैक्सिको, 3 कंट्रीज ने 2026 का फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है वो होस्ट करना है। अब पहले फुटबॉल वर्ल्ड कप्स में जो नंबर ऑफ टीम्स होती थी वो 32 होती थी। 32 फुटबॉल टीम्स पार्टिसिपेट किया करती थी। लेकिन 2026 का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है ये बहुत ही बड़ा इवेंट है। इसमें 48 टीम्स ने पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, ये फुटबॉल वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सबसे बड़ा फुटबॉल वर्ल्ड कप होने जा रहा है जिसमें 48 टीम्स ने पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, अच्छा ये सारा मैं जुबानी बता रहा हूँ इसलिए स्लाइड मूव नहीं कर रहा मैं, क्योंकि कोई स्लाइड है ही नहीं, तो मैं आपको जुबानी एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रहा हूँ कि आप लोग लिख लो, ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। अच्छा, सबको समझ आ रही है? काइंडली मुझे बता दें, यहाँ तक सबको क्लियर है? पहले फुटबॉल टीम्स होती थी 32। ठीक है, जो लोग मेरी पहली दफा जिंदगी में क्लास ले रहे हैं उनको क्लियर है? सर नेट इशू है बहुत। ये नेट इशू मेरी तरफ है या आपकी तरफ है? अब मुझे नहीं पता कि अगर सबको क्लियर है तो इसका मतलब है कि मेरी तरफ नेट इशू नहीं है।
अच्छा जी, मेरा नेट ठीक है। ओके जी, मेरा नेट ठीक है, सबने कह दिया कि मेरा नेट ठीक है, तो इसका मतलब है कि मेरी तरफ इशू नहीं है। आगे चलते हैं। दुनिया की जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका क्या नाम है? दुनिया की जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। पेपर में अक्सर इसके मेंबर्स का सवाल आता है कि यूएनओ के कितने मेंबर्स हैं। यूएनओ के अंदर कितने मेंबर्स हैं, इसके टोटल कितने मेंबर्स हैं? तो 193 इसके टोटल मेंबर्स हैं। ठीक है, 193, 193 इसके टोटल मेंबर्स हैं। ठीक है, 193। अच्छा, अब 193 तो फुल मेंबर्स हैं। ठीक है, इन फुल मेंबर्स के अलावा दो इसके ऑब्जर्वर मेंबर्स भी हैं। ठीक है, अब दो ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं, वो फुल मेंबर क्यों नहीं है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस के ना दो ऑब्जर्वर मेंबर्स भी हैं। ठीक है, ऑब्जर्वर मेंबर्स के पास ना यूएन के इजलास में तो ये लोग बैठते हैं, यूएन के इजलास में तो ये पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता। ठीक है, ऑब्जर्वर मेंबर्स जो होते हैं, इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता, ये वोट नहीं डाल पाते। अब जो ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं, उनके क्या नाम है? एक पैलेस्टाइन है, एक होली सी है। होली सी का जो दूसरा नाम है, वो है वेटिकेन। ठीक है, होली सी का जो दूसरा नाम है, वो है वेटिकेन। ठीक है, वेटिकन सिटी भी इसे कह सकते हैं, वेटिकन भी कह सकते हैं। अब पैलेस्टाइन जो है, उसकी पॉपुलेशन है, लेकिन उसकी टेरिटरी नहीं है। और पैलेस्टाइन जो है, वो एक सोवरेन कंट्री भी नहीं है। ठीक है, पैलेस्टाइन के अपने ऊपर इख्तियार नहीं है, वो इसराइल वाले जब मर्जी उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। इसराइल ही उन्हें कंट्रोल करता है, इसराइल उन्हें खाने पीने को देता है, इसराइल ही उनको सारा कुछ चलाता है। ठीक है, तो इसराइल की मर्जी के मुताबिक जो है वो पैलेस्टाइन चलता है। तो पैलेस्टाइन सोवरेन नहीं है, इसलिए पैलेस्टाइन अभी तक जो है वो यूएन का मेंबर नहीं बन सका। लेकिन ये तो हम थ्योरेटिकली कह रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली पैलेस्टाइन जो है वो यूएन का मेंबर यूएसए की वजह से नहीं बन पा रहा। क्योंकि जब जब यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद आती है कि पैलेस्टाइन को जो है वो फुल मेंबरशिप दे दी जाए, तब तक यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर यूएसए जो है वो वीटो कर देता है। तो यूएसए जो है वो जिद लगाए बैठा है कि पैलेस्टाइन को फुल मेंबरशिप लेने नहीं देनी। तो अमेरिका जो है वो फुल जोर लगा के बैठा हुआ है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कि जी मैंने इनको फुल मेंबरशिप नहीं लेने देनी, और वो हर दफा वीटो कर देता है। दूसरी तरफ होली सी है, जिसे वेटिकन भी कहते हैं, वेटिकन सिटी भी कहते हैं। ठीक है, होली सी जो है, ये रोम के सेंटर में, रोम के इलाके में एक मोहल्ला है, एक इलाका है, एक एरिया है। ठीक है, अब वेटिकन में पानी भी जो है वो रोम से ही जाता है। तो इटली ने चारों, इवन के इटली ने ही इन्हें आजाद किया था। ठीक है, इटली ने ही पोप को एक मोहल्ला दे दिया, ताकि पोप जो है वो पूरी की पूरी इटली की सियासत में इंटरफेयर ना करे। तो पोप को एक इलाका दे दिया गया कि पोप साहब आप इस इलाके के अंदर अपना निज़ाम हुकूमत जो है वो चलाएं। ठीक है जी, एक स्टूडेंट ने, मैविश ने कहा कि सर पैलेस्टाइन को सितंबर 2025 में कनाडा के कुछ कंट्रीज ने अनाउंस किया है कि सितंबर के अंदर जब यूनाइटेड नेशंस का इजलास होगा, जिसमें फिनलैंड है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जिसमें फ्रांस है, जिसमें यूके है, जिसमें कनाडा है, ठीक है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, इन कंट्रीज ने अनाउंस किया हुआ है कि हम जो सितंबर में यूएन का इजलास होगा, उसमें हम पैलेस्टाइन को तस्लीम कर सकते हैं। यानी इन्होंने ये नहीं कहा कि हम हर हाल में करेंगे, लाजमी करेंगे तस्लीम, लेकिन इन्होंने एक अंदिया दिया है, एक इशारा दिया है कि हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके करने से भी मसला हल नहीं होगा। हाँ, अगर यूके फ्रांस जो है ये कर लेते हैं, ये कंट्रीज कर लेते हैं, तो उससे ये होगा कि यूएसए के ऊपर एक मोरल प्रेशर आ जाएगा।
वो मॉरल प्रेशर ये होगा कि पूरी दुनिया जो है वो पैलेस्टाइन को तस्लीम कर रही है, मां सिवाय एक मुल्क के। तो यूएसए को फिर अपने आप को जो है थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा, क्योंकि यूएसए ही वर्ल्ड ऑर्डर चला रहा है। अगर वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर मौजूद ये जो वर्ल्ड ऑर्डर अभी चल रहा है इसके अंदर मौजूद अगर तमाम कंट्रीज कह दें कि जी पैलेस्टाइन को फुल मेंबर होना चाहिए, तो फिर यूएसए अकेला जिदबाजी नहीं कर सकता। ठीक है। अब फुल मेंबर होने से पैलेस्टाइन को क्या फायदा होगा? देखो, जिस दिन पैलेस्टाइन फुल मेंबर बन गया यूनाइटेड नेशंस का, उस दिन इसराइल को फिर अपने हमले रोकना पड़ेंगे, क्योंकि जितने भी फुल मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। अगर कोई एक मुल्क रोकना, अगर कोई जंग हो भी जाए तो उसको कम करना, फिर उसको रोकने के लिए, उस जंग में कमी लाने के लिए पाबंदियां भी लगाते हैं। जिस तरह रशिया और यूक्रेन की वार में रशिया के ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं। ठीक है। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है फिर वो एक्टिव हो जाती है जब मेंबर स्टेट आपस में लड़ते हैं। तो अगर पैलेस्टाइन मेंबर बन जाए, फुल मेंबर बन जाए, तो फिर पैलेस्टाइन की जो सिक्योरिटी है वो भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पास चली जाएगी। तो फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो फिर इसराइल से पूछा करेगा कि हाँ भाई, तुमने हमारे मेंबर के ऊपर क्यों अटैक किया, तुमने एक सोवरेन स्टेट के ऊपर क्यों अटैक किया। तो फिर इसराइल को अग्रेसर डिक्लेयर कर दिया जाएगा और उसके ऊपर पाबंदियां भी लगाई जा सकती हैं। तो इसलिए इसराइल चाहता है कि पैलेस्टाइन को कभी भी फुल मेंबरशिप ना मिले, क्योंकि अगर पैलेस्टाइन को फुल मेंबरशिप मिल गई तो इसराइल जो है वो इस तरह का सलूक पैलेस्टाइन के साथ नहीं कर सकेगा। ठीक है, अब समझ आई आप लोगों को कि क्यों नहीं फुल मेंबरशिप जो है वो लेने दी जा रही? अब क्लियर हुआ? मेरी आवाज आ रही है बिल्कुल ठीक सबको? मेरी आवाज आ रही है आप सबको? जी ठीक है। ओके जी। एक मिनट रुकिएगा डियर स्टूडेंट्स, एक मिनट रुकिएगा, मैं अगली स्लाइड करता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। ओके जी। अब स्टेट की तो डेफिनेशन सेट हो गई कि स्टेट के अंदर। अच्छा, एक सवाल आया कि सर अभी हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? देखो, अभी जो हम टर्म्स पढ़ रहे हैं वो वैसे तो पॉलिटिकल साइंस की हैं। क्या जो टॉपिक है वो वर्ल्ड मैप का है। ठीक है, मैं सब्जेक्ट्स को मिक्स करके पढ़ाता हूँ ताकि आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग बनाया जा सके, आप लोगों को बोरिंग ना लगे। ठीक है, मैंने देखो आपको, अब ये जो लेक्चर है ना इसमें आपके इंटरव्यू की तैयारी भी हो रही है। ठीक है, मुझे बच्चे मैसेज करते हैं कि सर हमें नोट्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे। वो बाकी लोग हैं जिन्होंने आप लोगों को जो है वो नोट्स के ऊपर लगाया हुआ है कि एमसीक्यूज भेज दो, एमसीक्यूज भेज के जो है ना बस वो रटे लगवा लो और बस ठीक है। मैं एक टीचर हूँ और मेरा काम है आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना। ठीक है। तो मेरा जो काम है एज अ टीचर वो ये है कि मेरे स्टूडेंट्स कुछ सीख के जाएं। ठीक है, रट्टे मार के ना जाएं। ठीक है। तो मैंने अपने लेक्चर्स डिज़ाइन किए हैं वो इसी तरह ही हैं कि आपका इंटरेस्ट बना रहे, और मुख्तलिफ टॉपिक्स को, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को जो है वो मिक्स करके मैं करवाता हूँ। तो ये वैसे तो हम पॉलिटिकल साइंस की टर्म्स पढ़ रहे हैं, लेकिन है तो ये पॉलिटिकल साइंस की टर्म्स हैं, लेकिन ये वर्ल्ड मैप हम कर रहे हैं। ठीक है, वर्ल्ड मैप हम पढ़ रहे हैं। अब कुछ लोग कह रहे होंगे, जिस तरह मैंने ये लेक्चर जब पिछले साल अगस्त में पढ़ाया तो बहुत बहुत सारा, फिर मैंने वो वीडियो जो जो थी वो अपलोड यूट्यूब वगैरह वगैरह। देखो, जब आप अच्छी किताबें पढ़ें, रिकमेंडेड बुक्स पढ़ें या अच्छी किताबों को कंसल्ट करें, तो यकीनी तौर पे आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अच्छे हो जाते हैं और आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। ठीक है। तो मैंने मेरे मेरी जो अपनी मिनी लाइब्रेरी है उसके अंदर तकरीबन 1200 किताबें हैं।
ठीक। तो किताबें पढ़ी हैं, अपने स्टूडेंट्स को अच्छा नॉलेज है। तो फिर जिसको नहीं भी पता, जिसने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी, तो उसे यही लगना है कि मैं शायद सीएसएस की तैयारी करता रहा हूँ या मैं सीएसएस वालों को पढ़ाता हूँ, ठीक है। हालांकि मैं ये वन पेपर पढ़ा रहा हूँ। अब वन पेपर जो है वो भी मिनी सीएसएस या मिनी पीएमएस होता जा रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब कह रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर काइंडली रिकमेंड सम बुक्स हेयर। देखो, अब मैं अगर आपको नंबर ऑफ बुक्स बताता चलूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ जी, जो मैंने अभी आपको चीजें पढ़ाई। अब जो वो पूरी की पूरी बात थी वो स्टेट वाली, वो एक पूरी किताब आपको लेनी पड़ेगी, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल मजरुल हक, ठीक है। ठीक है, अब मेरी एजुकेशन जो है वो पॉलिटिकल साइंस में भी है, मेरी एजुकेशन एग्रीकल्चर में भी है, मेरी एजुकेशन पब्लिक पॉलिसी में भी है, ठीक है। तो मैं आपको एक किताब बता देता हूँ, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस बाय मदर लक। अब उस किताब से सिर्फ और सिर्फ ये बात कवर होगी की, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि आपने हर अपना हर लेक्चर हर मुख्तलिफ किताब में से है। मैं जितने भी लेक्चर्स आपको पढ़ाऊंगा वो सारे के सारे डिफरेंट बुक्स, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप फिर 100 150 किताबें लोगे, हर चीज को कवर करने के लिए 100 150 किताबें लोगे। तो इतना टाइम है अगर किसी के पास, तो मैं आप बैच ज्वाइन करो, हर लेक्चर के अंदर मैं आपको बता दूंगा। मैं बताया कि अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है, ये आपको मिल जाएगा इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस बाय मजरूल हक बुक से, ठीक है। लेकिन उस किताब में से सिर्फ यही चीज काम की थी, आपके मतलब की सिर्फ यही चीज थी जो मैंने बता दी है। अगर इतनी सी चीज के लिए आपने पूरी किताब लेनी है तो आप ले लो, ठीक है। तो वो बुक का नाम मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अगर एक स्टूडेंट ने कहा कि जी सर मैंने पहले भी बुक्स पढ़ी हैं हिस्ट्री से रिलेटेड और ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने कोई डिग्री किया है, तो देखो इसका बेस्ट हल यही है कि आप किसी भी लाइब्रेरी चले जाओ और वहाँ पे जो हिस्ट्री सेक्शन होगा ना, वहाँ पे डिफरेंट किताबें होंगी, वो पकड़। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, रुकिएगा, मैं इंटरनेट डिवाइस चेंज कर लूँ। असल में मैं घर नहीं हूँ अपने, मैं बाद आया हुआ हूँ। तो एक मिनट रुकिएगा। यहाँ पे जो है ना, जिस होटल में मेरा स्टे है, यहाँ पे इनके इंटरनेट कुछ हुआ है, तो मैं अपनी डिवाइस जो है ना वो कनेक्ट कर रही हूँ। रुक जाइएगा एक मिनट। ठीक है, मैं अपनी डिवाइस जो है वो कनेक्ट करने लगा हूँ। तो अभी ठीक हो जाता है इंटरनेट का मसला। ओके जी, तो अब मेरी आवाज़ आ रही है बिल्कुल ठीक आप लोगों को?
अब मेरी आवाज आ रही है बिल्कुल ठीक आप लोगों को? बिल्कुल ठीक आवाज आ रही है मेरी? जी ठीक है। असल में यहाँ पे जो है ना वो थोड़ा तूफानी मौसम हुआ पड़ा है, तो इनका इंटरनेट जो है ना वो थोड़ा तंग कर रहा है, तो मैंने अपना जो इंटरनेट है वो कनेक्ट कर लिया। तो अब वापस चलते हैं लेक्चर की तरफ। अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ स्टेट की। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टेट की। अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कितनी तरह की स्टेट होती है। यानी जो स्टेट्स होती हैं, जो मॉडर्न ज़माने में जो स्टेट्स पाई जाती हैं, इनकी टाइप्स क्या क्या हैं। मेजर दो टाइप्स की स्टेट्स जो हैं वो आज के ज़माने में पाई जाती हैं। एक स्टेट होती है मुनारकी। मुनारकी कहते हैं बादशाहत को। मुनारकी वो स्टेट होती है जहाँ पे हेड ऑफ स्टेट यानी सरबराह रियासत जो है वो बाय ब्लड लाइन आ रहा हो। यानी जो भी बंदा हेड ऑफ स्टेट बने वो बाय हिरारकी या बाय ब्लड लाइन बने। यानी पहले दादा था, फिर उसके मरने के बाद उसका बेटा आ गया, फिर उसके बाद उसका बेटा आ गया। ठीक है, तो उसे कहती है मुनारकी। इसमें मेल भी मुनार्क हो सकता है, फीमेल भी मुनार्क हो सकती है। ये नस्ल दर नस्ल चलती है। अब हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ठीक है, हेड ऑफ स्टेट जो है वो होता है सरबराह रियासत, और हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होता है वो होता है सरबराह हुकूमत। ठीक है, तो हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट, ये याद रखना, ये दो मुख्तलिफ ओहदे हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं हेड ऑफ स्टेट की। जो टाइप्स ऑफ स्टेट होता है ना, ये हेड ऑफ स्टेट की बेसिस पे होता है। अब ये चीज़ आपको बुक्स के अंदर, ये कॉन्सेप्ट आपको बुक्स से नहीं मिलेगा। ये मैंने जो अपना जो मेरा एनालिसिस है उसकी बेसिस के ऊपर ये मैं सारी चीज़ें अभी आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, किसी भी बुक के अंदर इस तरह नहीं क्लियर किया होगा जिस तरह मैं अभी आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करने लगा हूँ। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ स्टेट दो तरह की हैं, एक मोनार्की एक रिपब्लिक। मोनार्की का मैं आपको बता चुका हूँ कि जिस स्टेट का हेड ऑफ स्टेट जो है वो बाय ब्लड लाइन आ रहा हो उसे कहते हैं मोनार्की। जिस स्टेट का हेड ऑफ स्टेट जो है वो लोग खुद इलेक्ट करें उसे कहते हैं रिपब्लिक। ठीक है, तो रिपब्लिक के अंदर क्या होता है कि जो लोग होते हैं, जो अवाम होती है, वो अपना सरबराह रियासत खुद इलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो रिपब्लिक के अंदर, रिपब्लिक को उर्दू में जमहूरिया भी कहते हैं। तो रिपब्लिक के अंदर जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो चूजन या इलेक्टेड बाय पीपल। तो लोग जो है वो अपना हेड ऑफ स्टेट खुद इलेक्ट करते हैं। अब इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी हैं, फॉर्म ऑफ स्टेट, उसकी भी बात करते हैं। मैं ज़रा उसको ओपन कर लूँ, फॉर्म ऑफ स्टेट वाली फाइल को मैं ओपन कर लूँ। 1 मिनट दीजिएगा, मैं फॉर्म ऑफ स्टेट वाली फाइल को ओपन कर लूँ। ओके जी, तो अभी हमने बात की टाइप ऑफ स्टेट की। अब फॉर्म ऑफ स्टेट, फॉर्म ऑफ स्टेट जो है वो हमारे पास तीन तरह की है। एक फेडरेशन होती है, एक यूनिटी स्टेट होती है, एक कॉन्फेडरेशन होती है। अब फेडरेशन क्या होती है? फेडरेशन एक ऐसी स्टेट होती है, एक ऐसी रियासत होती है जो डिफरेंट फेडरेटिंग यूनिट्स मिलके बनाते हैं। यानी देखो, पाकिस्तान एक फेडरेशन है। पाकिस्तान के अंदर चार फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, पंजाब, केपी के, सिंध, बलूचिस्तान। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि क्या पाकिस्तान पहले बना था या पंजाब, सिंध, केपी के, बलूचिस्तान पहले एग्जिस्ट करते थे? पहले पाकिस्तान एग्जिस्ट
करने लगा, या पहले पंजाब, केपी के, सिंध जो थे वो एग्जिस्ट करते थे? जी, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और जो खैबर पख्तूनख्वा है, ये खैबर पख्तूनख्वा का पहले नाम होता है सूबा सरहद। तो ये प्रोविंसेस जो थे एग्जिस्ट करते थे। इन सूबों ने, इन फेडरेटिंग यूनिट्स ने अपनी कुछ पावर्स को सरेंडर किया, ठीक है, टुवर्ड्स किसके, बिफोर किसके, ठीक है, इन सूबों ने, ठीक है, अपनी पावर्स को सरेंडर किया ताकि एक नई स्टेट को ये बना सकें। ठीक है। अब पंजाब एक फेडरेटिंग यूनिट है, सिंध एक फेडरेटिंग यूनिट है, बलूचिस्तान एक फेडरेटिंग यूनिट है, खैबर पख्तूनख्वा एक फेडरेटिंग फेडरेटिंग यूनिट है। इन चार फेडरेटिंग यूनिट्स ने मिल के एक फेडरेशन बनाई। इन्होंने अपनी अपनी पावर्स को सरेंडर किया। ठीक है, इन्होंने कहा कि हम अपनी पावर्स को म्यूचुअली जो है वो सरेंडर करते हैं उस स्टेट के आगे जो हम मिलके बनाने जा रहे हैं। ठीक है। तो इन्होंने अपनी पावर्स को सरेंडर करके एक फेडरेशन बनाई और वो बनी पाकिस्तान। हालांकि इन चार के अलावा एक ईस्ट बंगाल भी होता था, जो अब नहीं रहा, हमारे साथ नहीं रहा, वो सेपरेट हो गया। तो पहले तो वो भी था। जो फेडरेशन होती है ना, इसमें 3 लेवल्स के ऊपर गवर्नमेंट पाई जाती है। जो निज़ामी हुकूमत होता है वो 3 लेवल्स के ऊपर होता है, 3 टीयर्स। टीयर कहते हैं लेवल को। ठीक है, टीयर कहते हैं लेवल को। ठीक है। सायरा रफीक, आपका इंटरनेट का इशू है, मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। मैं अपनी आवाज़ खुद भी सुन रहा हूँ, तो मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। तो 3 टीयर्स, 3 टीयर से मुराद है 3 लेवल। यानी एक फेडरेशन के अंदर जो निज़ामी हुकूमत है वो 3 लेवल्स पे पाया जाता है। जो सबसे ऊपर वाला लेवल होता है वो होता है नेशनल गवर्नमेंट का, या इसको फेडरल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, कि वफाक की हुकूमत। ठीक है, फेडरल लेवल पे जो गवर्नमेंट पाई जाती है उसे कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, जो पूरे मुल्क के निज़ाम को चलाती है। ठीक है, जो पूरे मुल्क के निज़ाम को रन करती है, पूरे मुल्क के निज़ाम को जो है वो चलाती है। ठीक है। जो दूसरे लेवल की गवर्नमेंट होती है फेडरेशन में होती है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम होता है सूबे के निज़ाम को चलाना। जिस तरह पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पूरे पाकिस्तान का निज़ाम चलाते हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट के चीफ एग्जेक्टिव हैं। हर सूबे की अपनी अपनी हुकूमत है, हर सूबे का चीफ एग्जेक्टिव चीफ मिनिस्टर है। कुछ पावर्स प्राइम मिनिस्टर की हैं, कुछ पावर्स चीफ मिनिस्टर की हैं। फिर तीसरे लेवल पे गवर्नमेंट होती है, वो होती है लोकल गवर्नमेंट, यानी मुकामी हुकूमतें, जो आजकल पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, पहले कभी किया करती थी, लेकिन कुछ साल हो गए हैं कि नहीं कर रही। इसमें ये आपके म्यूनसिपल कमेटीज, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस आ जाती हैं, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस आ जाती हैं। ठीक है, बलदियाती इंतखाबात जिन्हें कहते हैं जी, बलदियाती इदारे। तो लोकल गवर्नमेंट्स, ठीक है, वो लोकल गवर्नमेंट्स तीसरे लेवल पे है। मुकामी हुकूमतें भी कहते हैं लोकल गवर्नमेंट्स को, गली मोहल्ले की हुकूमत भी कहते हैं। ठीक है। तो फेडरेशन, फेडरेशन के बाद जो दूसरी फॉर्म ऑफ स्टेट है वो है यूनिटरी स्टेट। अब यूनिटी स्टेट के अंदर सिर्फ 2 लेवल्स के ऊपर हुकूमत काम करती है, 2 लेवल्स के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो पाई जाती है। एक लेवल है नेशनल लेवल, यानी जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है। एक यूनिटी स्टेट वो स्टेट होती है जो एक पूरे यूनिट की मानिंद हो, यानी एक पूरे का पूरा जो मुल्क है वो एक ही यूनिट है। ठीक है, वो पूरे का पूरा जो मुल्क है वो एक ही यूनिट है, वो कोई सेपरेट नहीं है, वो एक ही यूनिट है। उस पूरे के पूरे मुल्क का निज़ाम एक ही हुकूमत चलाती है, और वो होती है नेशनल गवर्नमेंट, यानी उनकी यूनिटी गवर्नमेंट। जिस तरह यूके है, यूके के अंदर एक ही वजीर आज़म जो है वो पूरे यूके का वजीर आज़म होता है। यूके के अंदर कोई चीफ मिनिस्टर नहीं होता। तुर्किया है, तुर्किया कह लें, तुर्किये कह लें, तुर्की ने ना अपना नाम बदल लिया, 3 साल हो गए हैं। तो तुर्किये भी कहते हैं, तुर्किया भी कह सकते हैं, उर्दू में तुर्किया होता है, वैसे तुर्की है। तो तुर्किया या तुर्किये, वो भी यूनिटी स्टेट है। वहाँ पे आपको चीफ मिनिस्टर नहीं मिलता।
ठीक है, वहाँ पे आपको चीफ मिनिस्टर नहीं मिलता, वहाँ पे तो वैसे भी अब सदारती निज़ाम है। तो यूनिटी स्टेट में जो दूसरे लेवल की हुकूमत होती है वो लोकल गवर्नमेंट होती है। यानी यूके के अंदर जो है वो मेयर्स वगैरह पाए जाते हैं, हर शहर का अपना अपना मेयर होता है जो अपने शहर के निज़ाम का ज़िम्मेदार होता है। तो यूनिटी स्टेट के अंदर दो लेवल्स के ऊपर हुकूमत पाई जाती है। फिर तीसरी तरह की जो स्टेट होती है वो होती है कॉन्फेडरेशन। ठीक है, अब जो कॉन्फेडरेशन होती है ना, ये मुख्तलिफ है बाकियों से। कॉन्फेडरेशन एक ऐसी स्टेट होती है कि कुछ आज़ाद रियासतें जो हैं, कुछ आज़ाद स्टेट्स जो हैं, वो मिल के डिसाइड करें कि जी हम मिल के एक नई स्टेट बनाते हैं। और वो जो स्टेट्स हैं वो सिर्फ तीन चार चीज़ें जो हैं वो नई स्टेट के आगे सरेंडर करें। यानी वो चार जो स्टेट्स हैं, सॉरी, वो जो तीन चार चीज़ें हैं जो उन स्टेट्स ने सरेंडर करनी है, उनमें से जो इंपॉर्टेंट वाली हैं वो मैं आपको ज़रा बताता हूँ। नंबर वन, डिफेंस। कि वो पाँच छः या जितनी भी स्टेट्स हैं वो मिलकर कहती हैं कि जी हम अपना जो डिफेंस है ना वो एक रखेंगे, अपना दिफा एक रखेंगे। ठीक है, यानी जो हमारी मरकज़ी हुकूमत होगी, जो हमारी कॉन्फेडरेशन की गवर्नमेंट होगी, वो हमारे डिफेंस की रिस्पॉन्सिबल होगी, वो हमारे डिफेंस की ज़िम्मेदार होगी। ठीक है, फिर इसके अलावा वो कहते हैं जी फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी हम सब ने सेम रखनी है, एक रखनी है। यानी जो हम कॉन्फेडरेशन की गवर्नमेंट बनाएंगे उस गवर्नमेंट का काम होगा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी को एक रखे। तीसरी चीज़ वो है कॉमर्स एंड ट्रेड। ठीक है, यानी बाकी दुनिया के साथ तजारत। तो जो भी कॉन्फेडरेशन की गवर्नमेंट होगी वो उन तमाम स्टेट्स की तजारत को पूरी दुनिया में सेम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएगी, सेम रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, चौथी चीज़ जो है वो मवासलात के ज़राए होते हैं, कम्युनिकेशन के ज़राए होते हैं, जिसमें आपके एयरपोर्ट्स आ जाते हैं, आपके रेलवे स्टेशन आ जाते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के ज़राए की बात कर रहा हूँ मैं। तो एक कॉन्फेडरेशन जो होती है उसके अंदर एक ये भी चीज़ होती है कि जो रियासतें, जो स्टेट्स कॉन्फेडरेशन बना रही हैं ना, वो अपने डोमेस्टिक मामलात में मुकम्मल आज़ाद हैं। यानी उन रियासतों के अपने अपने अलग-अलग झंडे भी होंगे, अपने अलग-अलग कौमी तराने भी होंगे, उनके अपने अपने बादशाह भी हो सकते हैं, उनकी अपनी अपनी अलहदा निज़ाम हुकूमत जो है ना अलग-अलग हो सकता है। और उन वो अपनी मर्ज़ी से अपने अपने स्टेट का जिस तरह मर्ज़ी निज़ाम चलाएं। लेकिन जो उन्होंने मिल के कॉन्फेडरेशन बनाई है, वो जो कॉन्फेडरेशन वाली गवर्नमेंट होगी वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल अफेयर्स को देखेगी, लोकल अफेयर्स के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक है, अब यूएई जो है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये अपने आप को फेडरेशन कहते हैं। ठीक है, यूएई जो है ना, इनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि यूएई एक फेडरेशन है, लेकिन प्रैक्टिकली यूएई एक कॉन्फेडरेशन है। अब यूएई जो है ये सात रियासतों से मिलके बना है, सात, सेवन एमिरेट से मिलके बना है। अब वो जो सेवन एमिरेट्स हैं, यानी दुबई है, अबू धाबी है, फजीरा है, अजमान है, रईसुल खैमा है, उम्मुल कुवैन है, ये सातों के सातों जो अमाराती रियासतें हैं, इनके बादशाह जो हैं वो अपने अपने हैं, अपने अपने इनके बादशाह हैं, अपने अपने झंडे हैं, अपने अपने कौमी तराने हैं। लेकिन ये सातों मिल के जो कॉन्फेडरेशन बनाते हैं उसका नाम यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की अपनी हुकूमत है जो इन सातों स्टेट्स के मामलात को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, यूएई जो है वो अबू धाबी या दुबई के इंटरनल मामलात में इंटरफेयर नहीं करती। ठीक है, यूएई की जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ इन सात रियासतों के जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं उनको इंटरनेशनल लेवल्स पे रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, बाकी शारजा आज़ाद है, अबू धाबी जो है वो अपने मामलात में आज़ाद है, दुबई अपने मामलात में आज़ाद है। ठीक है, ये लोग अपने अपने मामलात के अंदर टोटली इंडिपेंडेंट हैं, ये लोग जो हैं वो किसी के मातहत नहीं हैं। ठीक है, यूएई का अपना सदर है, अपना वजीर आज़म है, और जो जो सात रियासतें मिलकर यूएई बनाती हैं उन सातों के अपने अपने बादशाह अलग हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल पे उन सात रियासतों का जो फेस है वो यूएई है।
और लोकल लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे वो सातों की सातों जो हैं वो अपने मामला अपनी मर्जी से चलाती हैं, उनके अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये होती है कॉन्फेडरेशन। हालांकि यूएई के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि यूएई एक फेडरेशन है, लेकिन प्रैक्टिकली वो एक कॉन्फेडरेशन है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली जो है वो एक कॉन्फेडरेशन। अब ये चीज़ किसी किताब में नहीं लिखी हुई, ये एक जनरल एक्सपीरियंस, जनरल ऑब्जर्वेशन से, जनरल रीडिंग से, यानी न्यूज़पेपर वगैरह इधर उधर से, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है, तो ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, मतलब मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ ना बुक्स का भी कौन सी चीज़। तो ये यूएई वाली बात किसी बुक में नहीं लिखी हुई। उसके बाद आगे चलते हैं, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं हम। तो हमारे पास जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो तीन तरह का होता है। ठीक है, थ्री डिफरेंट टाइप्स का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो हमारे पास मिलता है। एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब जब हम बात करते हैं ना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें हेड ऑफ स्टेट डिफरेंट होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट होता है। यानी हेड ऑफ स्टेट और होगा, हेड ऑफ गवर्नमेंट और होगा। और जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो इससे मुराद ये होता है कि सारी की सारी उस मुल्क की जो ताकत है, उस मुल्क की जो पावर है, उस मुल्क की जो अथॉरिटी है, वो उसकी पार्लियामेंट के पास है। यानी उस मुल्क की जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है। उस मुल्क की जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, और उस मुल्क की पार्लियामेंट के पास है सारी की सारी पावर, सारी की सारी अथॉरिटी। अच्छा, अब पार्लियामेंट के अंदर तो हंड्रेड्स की तादाद में मेंबर्स होते हैं। तो फिर पार्लियामेंट क्या करती है, अपनी सारी की सारी पावर, अपनी सारी की सारी अथॉरिटी जो है वो अपने उस मेंबर के हवाले कर देती है जिस मेंबर के पास पार्लियामेंट में मेजॉरिटी मेंबर्स की सपोर्ट हो। जिस तरह हम पाकिस्तान में कहते हैं वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म वही बंदा होता है ना जिसके पास मेजॉरिटी की सपोर्ट होती है पार्लियामेंट में। तो प्राइम मिनिस्टर तो वही होता है जिसके पास मेजॉरिटी की सपोर्ट होती है। तो फिर हम ये बात करते हैं कि पार्लियामेंट अपनी सारी की सारी पावर, अपनी सारी की सारी अथॉरिटी अपने ही उस मेंबर के हवाले कर देती है। ठीक है, जिस मेंबर के साथ मेजॉरिटी है। और पार्लियामेंट ये पावर, ये अथॉरिटी उस मेंबर से किसी भी टाइम ले सकती है। जिस तरह साबिक वजीर आज़म इमरान खान साहब जो थे, उनसे पार्लियामेंट ने वो सारी की सारी पावर अथॉरिटी वापस ले ली, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए। ठीक है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, तो मेजोरिटी ने कह दिया कि जी हम जो हैं वो इनकी सपोर्ट नहीं करते। मेजोरिटी ने जब सपोर्ट छीन ली, तो फिर एक नए प्राइम मिनिस्टर के पास, मतलब एक नए मेंबर के पास मेजोरिटी चलेगी, वो फिर प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो फिर शहबाज शरीफ के हक में मेजोरिटी ने कह दिया। ठीक है, तो पार्लियामेंट की मेजोरिटी डिसाइड करती है कि ताकत किसके पास होगी, पार्लियामेंट की पावर जो है वो किसके पास होगी। ठीक है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ना, ये फेडरेशन में भी हो सकता है, ये यूनिटी स्टेट में भी हो सकता है, ये कॉन्फेडरेशन में भी हो सकता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये मोनार्की में भी हो सकता है और ये रिपब्लिक में भी हो सकता है। ठीक है, अगर मोनार्की की बात की जाए तो यूके, यूके एक मोनार्की है। ठीक है, यूके एक यूनिटी स्टेट है, और वहाँ पे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसी तरह ही पाकिस्तान की मिसाल ले लेते हैं। पाकिस्तान एक रिपब्लिक है। पाकिस्तान में जो फॉर्म ऑफ स्टेट है वो फेडरेशन है, और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सा है, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, अच्छा, अगला जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो है प्रेसिडेंशियल, सदारती निज़ाम। अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट एक ही बंदा होता है, और वो सदर होता है। यानी जो प्रेसिडेंट होता है वही हेड ऑफ स्टेट होता है और वही हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। सदर जो है वो ऑल इन ऑल है, उसके पास सारी की सारी पावर है, सारी की सारी अथॉरिटी है, वही सारा कुछ है, सदर साहब ही सारा कुछ है। ठीक है,
प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वजीर आजम का ओहदा एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, सदारती निज़ाम में वजीर आजम का ओहदा एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है। अब जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक में ही प्रैक्टिस किया जा सकता है, क्योंकि सदर जो होता है वो मुंतखब होता है। सदर जो है वो नस्ल दर नस्ल नहीं आता। तो जब सदर ने नस्ल दर नस्ल नहीं आना, मुंतखब होकर आना है, तो वो मुनारकी में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुनारकी के अंदर तो हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो बाय हिरारकी आता है, बाय ब्लड लाइन आता है। तो एक मुनारकी जो होती है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं इंजॉय कर सकती या प्रैक्टिस कर सकती। ठीक है। जो मुनारकी है वो दो तरह की होती है। अब यहीं पे मुझे याद आ गया कि मैं एक पॉइंट मिस कर गया आप लोगों का। ठीक है, उस पॉइंट को जो है ना मैं कवर करता हूँ। एक पॉइंट मैं मिस कर गया मुनारकी से रिलेटेड। मुनारकी जो है वो दो तरह की है। एक मुनारकी होती है एब्सोलूट मुनारकी, और एक मुनारकी होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मुनारकी। जो एब्सोलूट मुनारकी होती है वो मुनारकी होती है जहाँ पे सारी की सारी पावर, सारी की सारी अथॉरिटी जो है वो बादशाह के पास है। बादशाह जो है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। सारी की सारी पावर, सारी की सारी अथॉरिटी जो है वो बादशाह के पास है। वो अपनी पावर किसी और के साथ शेयर नहीं करता, वो होती है एब्सोलूट मुनारकी। इसकी जो एग्जांपल है वो सऊदी अरेबिया की है, ओमान की है। ओमान एक एब्सोलूट मुनारकी है, सऊदी अरेबिया एक एब्सोलूट मुनारकी है, बहरीन एक एब्सोलूट मुनारकी है। ठीक है। तो ये जो है एब्सोलूट मुनारकीज हैं। फिर एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मुनारकी। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मुनारकी होती है उसमें ये होता है कि जो बादशाह होता है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनरी होता है। एजाजी तौर पे बादशाह जो है वो काम कर रहा होता है। ठीक है। तो बादशाह सलामत जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक नॉमिनेटिव फिगर होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वो एक नाम का बादशाह होता है, उसके पास कोई पावर नहीं होती। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में सारी की सारी जो ताकत होती है वो पार्लियामेंट के पास होती है, लोगों के पास होती है। तो बादशाह जो होता है सिर्फ और सिर्फ एक नॉमिनल हेड होता है। ठीक है, एक सिर्फ दिखावे का हेड ऑफ स्टेट होता है कि जी ये हमारा बादशाह है, और बादशाह का काम सिर्फ साइन करना होता है। बाकी जितनी भी पावर है, जितनी भी अथॉरिटी है, वो पार्लियामेंट के पास होती है। और पार्लियामेंट जो है वो अथॉरिटी को यूटिलाइज करती है, उस अथॉरिटी को जो है वो इस्तेमाल करती है। ठीक है। तो पार्लियामेंट के पास होती है सारी की सारी अथॉरिटी। तो अब वापस चलते हैं, इस चीज़ के ऊपर वापस चलते हैं जी। सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, सदर का ओहदा भी होता है और वजीर आजम का ओहदा भी एग्जिस्ट करता है। यानी सदर भी होता है और वजीर आजम भी होता है। कुछ पावर्स सदर के पास होती हैं, कुछ पावर्स वजीर आजम के पास होती हैं। अब सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की मिसाल है हमारे पास फ्रांस की। फ्रांस के अंदर सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है। फ्रांस के अंदर सदर भी है, वजीर आजम भी है। फ्रांस के जो लोग हैं वो सदर को मुंतखब करते हैं, सदर को इलेक्ट करते हैं। सदर जब इलेक्ट हो जाता है तो फिर सदर अपनी मर्जी से वजीर आजम को अपॉइंट करता है। ठीक है, वो जिसको मर्जी वजीर आजम बना दे। तो कुछ पावर्स फ्रांस के सदर के पास होती हैं, कुछ पावर फ्रांस के वजीर आजम के पास होती हैं। अब जितनी भी ये मैंने चीज़ें बताई हैं, मिसालें बताई हैं, ये सारे के सारे एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। ये बेसिक टर्म्स आपके सीएसएस में भी काम आएंगी, ये बेसिक टर्म्स आपके पीएमएस में भी काम आएंगी, ये पीपीएससी के टेस्ट में भी ये सारी की सारी टर्म्स काम आएंगी। और जो मैं आगे आपको लेक्चर्स पढ़ाऊंगा उसमें ये कॉन्सेप्ट्स बार बार आएंगे। फिर आप कहेंगे कि जी ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है सर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, फेडरेशन क्या होता है। तो बजाय कि आप बार बार पूछो, तो मैं पहले ही लेक्चर में ये बेसिक टर्म्स आपको समझा दूंगा ताकि आप लोगों को बाद में कोई कंफ्यूजन ही ना हो, तो आपकी बेस बन जाए। ठीक है, तो ये जो 3 लेक्चर्स हैं ना ये बेस बनाने वाले लेक्चर्स हैं। ठीक है।
गुलाम फातिमा, मुझे आपके ना क्वेश्चन की समझ ही नहीं आई। काइंडली आप बोल के पूछ सकती हैं तो पूछ लें। ठीक है, आपके क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं आई। ठीक है। अच्छा, किसी किसी और स्टूडेंट का कोई सवाल हो। ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था आज। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा बैच होगा, जो हमारा सेशन होगा, उसके अंदर डिटेल कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे, रट्टे नहीं मरवाए जाएंगे। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग डिटेल पढ़ो और दुनिया को जानो, दुनिया को समझो, चीज़ों को समझो, तो फिर ये सेशन ज्वाइन कर लेना। अगर किसी ने नोट्स लेके रट्टे लगाने हैं तो बेशक वो सेशन ज्वाइन ना करे, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ। मेरा काम है आपको अच्छी तरह पढ़ाना, ना कि फीस लेके रट्टे लगवाना। ठीक है। तो अगर कोई बच्चा जो है वो कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करना चाहता है तो वो फिर वो ये सेशन ज्वाइन कर ले। ठीक है, जिसने सिर्फ रट्टे ही लगाने हैं और अपने इंटरव्यू, देखो इंटरव्यू के अंदर रट्टे नहीं चलेंगे। उन्होंने आपसे एमसीक्यूज थोड़ी पूछने हैं। इंटरव्यूज के अंदर आपसे एमसीक्यूज थोड़ी पूछे जाएंगे। ठीक है कि बेटा चलो एमसीक्यू सुनाओ। आपको मैं चार ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ऑप्शन जो है ना, चार ऑप्शन देता हूँ, बताओ ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो इंटरव्यू जो है ना बहुत मैटर करता है। ठीक है, टेस्ट भी मैटर करता है। टेस्ट क्लियर करोगे तो इंटरव्यू पे जाओगे। इंटरव्यू में अच्छे नंबर लोगे तो फिर आगे सिलेक्शन होगी। अकेला टेस्ट पास कर लेने से भी मसला नहीं है, आपने टेस्ट और इंटरव्यू दोनों को साथ लेकर चलना है। ठीक है, टेस्ट और इंटरव्यू दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना है। हाँ, पीपीएससी की तैयारी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें रट्टा लगाना पड़ता है, जिसमें समझने वाली कोई चीज़ नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंटरव्यू के साथ अलाइंड हैं। इस तरह ये जो टर्म्स मैंने आज आपको बताई हैं, पढ़ाई हैं, ये इंटरव्यू के साथ अलाइंड है। ठीक है, ये इंटरव्यू के साथ अलाइंड है। तो किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। गुलाम फातिमा, काइंडली आप बोल के सवाल पूछ लें। ठीक है, आपके सवाल की मुझे नहीं समझ आई। अब साइन इज पावर, अब ये इसकी मुझे नहीं समझ आई कि साइन इज पावर से क्या मुराद है। ठीक है, मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई। आप यहाँ तो प्रॉपर क्वेश्चन लिखें। ठीक है, यहाँ फिर बोल के पूछ लें। मैं माइक जो है वो आपका अलाउ कर देता हूँ, बल्कि मैंने किया भी हुआ है। अच्छा, किसी और स्टूडेंट ने कोई सवाल पूछना है तो पूछ ले। किसी और स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ ले। किसी ने भी कोई सवाल नहीं पूछना। सर, आप कह रहे हैं कि पीएम के पास पावर नहीं होती, बस साइन करने के लिए होता है, तो साइन एक पावर हुई। नहीं जी, मैंने मैंने नहीं कहा कि पीएम के पास पावर नहीं होती। वो बात हो रही थी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में मैं बात कर रहा था मोनार्क की, कि जो बादशाह होते हैं या मलका होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में, उस बादशाह या मलका के पास कोई एक्चुअल पावर नहीं होती। ठीक है, वो एक सिर्फ और सिर्फ एक ऑनरी हेड होता है, एक नॉमिनल फिगर होता है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ एक रिस्पेक्ट देने के लिए अपनी ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को, तो वो उनको हेड रखा जाता है। ठीक है, एक्चुअल जो पावर होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में वो पार्लियामेंट के पास होती है। और पार्लियामेंट अपनी सारी की सारी पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में शिफ्ट कर देती है। तो इसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर पावरफुल होता है, प्राइम मिनिस्टर के पास सारी अथॉरिटी, सारे इख्तियार होते हैं। और जो मुनार्क होता है वो सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल हेड होता है। एक और टर्म है, नॉमिनल की जगह एक और टर्म यूज़ की जाती है, वो मेरे जहन से निकल गई है। ठीक है, एक और वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है इस तरह के हेड ऑफ स्टेट के लिए। वो अभी मेरे जहन से निकली है, मैं फिर आपको बताऊंगा। और किसी का कोई सवाल। एसडीओ की जो जॉब्स है ना, उसमें ना हाइट रिक्वायर्ड है ना रनिंग रिक्वायर्ड है। ठीक है, एसडीओ की जॉब्स में ना हाइट रिक्वायर्ड है और ना ही रनिंग रिक्वायर्ड है।
और किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले। ये व्हाट्सएप का नंबर है, इसके ऊपर मैसेज करें, आपको सेशन की डिटेल्स जो है वो मिल जाएंगी। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है। नहीं, एसडीओ का जो पेपर है वो वन पेपर नहीं होगा, उसके तीन पेपर्स होंगे। एक जनरल नॉलेज का पेपर होगा, एक इंग्लिश एसे का पेपर होगा, और एक लॉज और एक्ट से रिलेटेड पेपर होगा। ओके जी, मैं आज के सेशन को एंड करता हूँ। बाकी ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर मैसेज करके क्वेश्चंस जो है वो पूछ लीजिएगा। वर्ल्ड मैप के जो अगली क्लास है, जो पार्ट 2 है वर्ल्ड मैप का, वो हम कल पढ़ेंगे। और कल हम अपने वर्ल्ड मैप को जो है वो कंक्लूड करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।